प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सादर प्रणाम। आकृति, शिवम, सरिता, रेनू, रूबी, दिव्यांशी, शिफा, अनुराधा, सभी बच्चे गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। जल्दी से आ जाइए, अपने मित्रों को भी इनवाइट कीजिए। एक और चैप्टर आज हम फिनिश करने वाले हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के। ठीक है बच्चों, नीलाक्षी जी, जय श्री राम, कार आकाश सिंह। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे आ जाएं जल्दी से। धर्मेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हो कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर। तो आज हम एक और चैप्टर जो है वो करने वाले हैं। आज हमारी टोटल मिला के 19th क्लास है, यानी 19वीं क्लास जो है आज हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक है बच्चों। राज्य का एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है नागरिकता। नागरिकता डिफाइन करी जाती है, उसके बाद ही नागरिकों के अधिकार डिफाइन करे जाते हैं। ठीक है बच्चों, नागरिकता जो है भाग 2 में दी गई है संविधान के, पार्ट 2 में, और उसके बाद पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये एक लॉजिकल क्रम है, क्योंकि पहले नागरिकता परिभाषित की जाएगी, ये बताया जाएगा कि नागरिक कौन है और कौन नागरिक नहीं है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ही तो नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित किया जाएगा, डिटेल में उनको लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नागरिकता पढ़ेंगे आज हम। आप सभी जो है भारत के नागरिक हैं। सभी बच्चों का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। भारत एक नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य है, कंट्री है। ठीक है बच्चों, और किसी भी आधुनिक राज्य में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो नागरिक, उस देश के या उस राज्य के या उस नेशन स्टेट के नागरिक, जिन्हें हम बोलते हैं सिटीजन्स। ठीक है बच्चों, और एक होते हैं विदेशी लोग। विदेशी लोग यानी कि जिनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में एलियंस, ALIENS। एलियंस का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो दूसरे ग्रह से आए हुए हों, उनको भी एलियन बोला जाता है। ज़्यादातर उन्हीं के सेंस में एलियन शब्द प्रयुक्त होता है। लेकिन अगर पॉलिटी की भाषा में, संविधान की भाषा में बात की जाए, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, तो विदेशी नागरिकों का अर्थ होता है एलियंस, जो किसी दूसरे देश की भूमि पर मौजूद होते हैं। जैसे भारत में इस समय जितने भी विदेशी नागरिक, फॉरेन नेशनल्स मौजूद हैं, तो वो सिटीजनशिप के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो विदेशी हैं। इंग्लिश में बोला जाएगा एलियंस। ठीक है बच्चों, एम लक्ष्मीकांत बुक में एलियन शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मतलब है कि जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। यानी फॉरेन नेशनल्स। फॉरेन नेशनल्स जो इस समय भारत की भूमि पर मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, उनको कहा जाएगा विदेशी एलियंस। तो किसी भी आधुनिक राज्य में ये दो तरह के व्यक्ति मौजूद होते हैं किसी भी समय पर, नागरिक और विदेशी, यानी सिटीजन्स और एलियंस। ठीक है बच्चों, इन दोनों में क्या अंतर है वैसे तो हम देख ही चुके हैं, और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नागरिक जो होते हैं वो भारत राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, यानी फुल मेंबर। नागरिक भारत राज्य के फुल मेंबर होते हैं, उनको सभी राइट्स वगैरह मिलते हैं, हर तरह के अधिकार जो है उनको मिलते हैं उस स्टेट के अंडर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ठीक है बच्चों,
नागरिकों को सभी तरह के नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो है वो प्राप्त रहते हैं। ठीक है बच्चों। विदेशी जो होते हैं एलियंस, उन्हें उतने अधिकार प्राप्त नहीं होते। हमारे जो पार्ट 3 है संविधान का, मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर, उसमें अनेक ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आर्टिकल 29, ऐसे और कई हैं, हम उनको देखेंगे आगे। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो एलियंस को भी प्राप्त होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ठीक है बच्चों। तो टोटल जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें इस आधार पर भी कैटेगराइज किया जाता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट चैप्टर, तब हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से अधिकार हैं जो एलियंस को भी प्राप्त हैं। नागरिकों को तो सभी अधिकार प्राप्त हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो एलियंस को भी प्राप्त हैं, तो उनको हम देखेंगे। और इस पर कई बार प्राथमिक परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। ठीक है बच्चों। विदेशी यानी एलियंस जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस यानी विदेशी मित्र, या कह सकते हैं कि मित्र विदेशी, ऐसे विदेशी जो मित्र हैं। और दूसरे हो गए एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस यानी विदेशी शत्रु, या कह सकते हैं कि शत्रु विदेशी। इन दोनों में क्या फर्क है? जिन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, उन देशों के नागरिक अगर भारत की भूमि पर मौजूद हैं तो उन्हें कहा जाएगा विदेशी मित्र या मित्र विदेशी, और वो इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंडली एलियंस। ठीक है बच्चों। जिस देश के साथ कभी अगर भारत का युद्ध होता है तो उस समय युद्ध के दौरान अगर उस देश का कोई नागरिक भारत की भूमि पर मौजूद है तो उसे बोला जाएगा विदेशी शत्रु, यानी एनिमी एलियन। एनिमी एलियन। ठीक है बच्चों। एनिमी एलियंस को काफी कम अधिकार प्राप्त होते हैं फ्रेंडली एलियंस के मुकाबले। ठीक है बच्चों। नागरिकों को तो सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिकों की तुलना में फ्रेंडली एलियंस को कम अधिकार प्राप्त होते हैं, और एनिमी एलियंस को तो फ्रेंडली एलियन से भी काफी कम अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 22 जो है वो एनिमी एलियंस को अरेस्ट और डिटेंशन से सुरक्षा नहीं देता। यानी एनिमी एलियन को अगर हिरासत में लिया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे आर्टिकल 22 के अंतर्गत सुरक्षा मिली हुई है हिरासत से और गिरफ्तारी से। ठीक है बच्चों। यानी क्लियर बात यहां पर यह है कि विदेशी शत्रुओं यानी एनिमी एलियंस को कई सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते, जिसमें आर्टिकल 22 भी शामिल है। यानी आर्टिकल 22 एनिमी एलियंस को हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तार किए जाने से सुरक्षा नहीं देता। ठीक है बच्चों। तो ये बात आपने समझी कि नागरिक होते हैं, एलियंस होते हैं। एलियंस की दो कैटेगरी हैं, फ्रेंडली एलियन यानी विदेशी मित्र, और एनिमी एलियन यानी विदेशी शत्रु। इनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, भारत के नागरिकों की बात कर लेते हैं। भारत के जो नागरिक हैं उनको तो काफ़ी अधिकार प्राप्त हैं, या कह सकते हैं कि विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं सभी नागरिकों को। ठीक है बच्चों। तो उन अधिकारों को देख लेते हैं और उन विशेषाधिकारों को देख लेते हैं। विशेषाधिकार तो नहीं कह सकते, ठीक है बच्चों, अधिकार ही हैं क्योंकि सभी को प्राप्त हैं, सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 15 जो है वो नागरिकों को प्राप्त है अधिकार के रूप में कि धर्म, जाति, लिंग या इसी तरह के अन्य आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य अपने नागरिकों में। ठीक है बच्चों। यानी आर्टिकल 15 जो है अनुच्छेद 15 वो नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 16 जो है वो भी नागरिकों को ही प्राप्त है।
ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में राज्य जो है नागरिकों के बीच में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा सिवाय एक आधार के। वो एक आधार आप मुझे बताइए कमेंट करके जिसका जिक्र नहीं है आर्टिकल 16 में। वो है रेजिडेंस, निवास, निवास के आधार पर। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 16 में राज्य नागरिकों के बीच में भेदभाव कर सकता है निवास के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर। इसके अलावा और कोई भी आधार ऐसा नहीं है जिसके आधार पर राज्य नागरिकों के बीच में भेदभाव कर पाए। आर्टिकल 16। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप जानते हैं कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से ही एफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट निकल के इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ठीक है बच्चों, तो ये जो अधिकार है या विशेषाधिकार हैं, जो भी आप इनको कहना चाहो, ये भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, भारत के समाज के कुछ निश्चित वर्गों को ही प्राप्त हैं। ठीक है बच्चों, एलियंस को प्राप्त नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है। इसके अलावा आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, एलियंस को प्राप्त नहीं है। ठीक है बच्चों, तो भारत के नागरिकों को आर्टिकल 19 के अंतर्गत सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। मेन चीज है यहाँ पे नागरिक और नागरिकता। चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं नागरिकता। तो नागरिक होने पर कौन नागरिक हो सकता है और जो नागरिक है उसे क्या अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, इसको हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप जानते हो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान का अधिकार ये सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा संसद का सदस्य बनने के लिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी नागरिकों को ही प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहें, सांसद और विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है बच्चों, ये भी नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा कुछ लोकपद ऐसे हैं, बल्कि काफ़ी लोकपद या कहेंगे सभी लोकपद ऐसे हैं जिन्हें नागरिक ही धारण कर सकते हैं। कुछ लोकपद ऐसे हैं जिनको धारण करने की पात्रता जो है वो नागरिकों को ही है, नागरिक ही इन पदों को धारण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपके राष्ट्रपति पद हो गया, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी और राज्यों में महाअधिवक्ता। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी अनेक लोकपद हैं जो सिर्फ नागरिक ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जिनके लिए सिर्फ नागरिक ही एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, एम लक्ष्मीकांत बुक में इन्हीं पदों का सिर्फ नाम दिया है, इसलिए मैं इन्हीं को आपको स्लाइड के फॉर्म में दे रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि नागरिक होने के कितने फायदे हैं। नागरिकों को ये फायदे मिले, ये अधिकार मिले, इसी के लिए जरूरी है कि नागरिकता को परिभाषित किया जाए कि कौन नागरिक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, या कर्तव्य भी हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। मौलिक कर्तव्य, ठीक है बच्चों, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है। कै में, ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी कुछ कर्तव्य हैं जो 51A में तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जो पूरे करने होते हैं नागरिकों को।
ठीक है बच्चों, जैसे कर चुकाना। कर चुकाना एक ऐसा कर्तव्य है जो नागरिकों का कर्तव्य है, हालांकि वो 51 कै में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा देश की रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, कंपोजिट कल्चर की रक्षा करना, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना। इसके अलावा अनेक ऐसे हैं मौलिक कर्तव्य जो आर्टिकल 51 कै में लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि मौलिक अधिकार भी हैं और मौलिक कर्तव्य भी हैं। ठीक है बच्चों। नागरिक होने के नाते मौलिक अधिकार भी हैं, कुछ विशेषाधिकार भी हैं और कुछ कर्तव्य भी हैं। ठीक है बच्चों। अब राष्ट्रपति पद की पात्रता को देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति पद की पात्रता किसके पास है भारत में? कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति? नागरिक बन सकता है, इतना तो क्लियर है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन नागरिक बनने के भी कई तरीके हैं। ठीक है बच्चों। तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत में दो तरह से नागरिक बन सकते हैं राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो वो जो जन्म से नागरिक हो। ठीक है बच्चों, जन्म से नागरिक। एक वे जो प्राकृतिक रूप से नागरिक हो, प्राकृतिक रूप से नागरिक। और प्राकृतिक रूप से नागरिक होने को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से जो नागरिक बने हो। ठीक है बच्चों। और ये बेटर समझ में आएगा अगर हम अमेरिका से यहीं पे कंपैरिजन करते चलें भारत की स्थिति का। अमेरिका में स्थिति ये है कि वहां पे केवल जन्म से नागरिक जो होता है वही राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ पा रहे हो? राष्ट्रपति पद की पात्रता नागरिक को है, ये तो क्लियर है। लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के भी कई तरीके हैं। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक जो है वही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में दो तरह से नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं, जन्म से नागरिक और प्राकृतिक रूप से नागरिक। प्राकृतिक रूप से नागरिक को बोलेंगे नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने वाले। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि नेचुरलाइजेशन क्या है। देखो बच्चों, एक नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से नागरिक बनने का अर्थ है कि कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन करके, उसी कानून में जो एलिजिबिलिटीज दी गई हैं, पात्रताएं दी गई हैं, उनको पूरा करते हुए और नागरिकता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया दी गई है उसी कानून में, उसका पालन करते हुए एक एप्लीकेशन देना, यानी अर्जी देना, और उस अर्जी के माध्यम से नागरिकता की मांग करना। और फिर उसी कानून में जिस अथॉरिटी को यह अधिकार दिया गया होगा कि वो इस तरह की अर्जियों पर विचार करे और डिसीजन ले, वो संस्था, वो अथॉरिटी उस अर्जी पर विचार करेगी और उसके बाद नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के नेचुरलाइजेशन का अर्थ है एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, लीगल प्रोसेस के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। ठीक है बच्चों। जन्म से जो नागरिक है वो तो ऑटोमेटिकली नागरिक हो जाता है। ठीक है जी, वो तो बायोलॉजिकली नागरिक हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश का नागरिक है, वो चाहता है भारत की नागरिकता लेना, तो नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रक्रिया दे रखी है। उस प्रक्रिया का पालन करके उसको एप्लीकेशन देनी है और उसमें कुछ कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटीज हैं, अगर उनको वो पूरा करता है तभी वो अप्लाई कर सकता है। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट विचार करेगी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नागरिकता दे सकती है। ठीक है बच्चों। यानी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना उसको बोला जाता है प्राकृतिक रूप से नागरिक, यानी नेचुरलाइजेशन, या प्रकृतिकरण भी कह सकते हैं, प्रकृतिकरण। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में केवल जन्म से जो नागरिक है वही बनेगा राष्ट्रपति। भारत में नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से जो नागरिक बना है वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब नागरिकता से संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो है सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। हम इसको देख चुके हैं कम से कम 2 बार अब तक। एक तो संघीय व्यवस्था जब हमने पढ़ी थी एक क्लास में, संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, तब हमने इसको पढ़ा था। एक इसको हमने तब पढ़ा था जब हम भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे, ठीक है बच्चों। लेकिन आज इसको फिर से देखेंगे, इसी चैप्टर के लिए प्रासंगिक है। एक होती है सिंगल सिटीजनशिप और एक होती है डबल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है संघीय व्यवस्था वाले देशों में, संघीय व्यवस्था वाले देशों में। एक मिनट में आपके कमेंट ले लेता हूं। ओम प्रकाश जी, ये जो कक्षा है ये मुख्य परीक्षा के लिए है। जो प्योर फैक्ट्स हैं वो आप बुक में से पढ़ सकते हो, उनको इस क्लास में कवर नहीं किया जाएगा। ये क्लास मुख्यतः, सामान्यतः, प्रमुखतः मुख्य परीक्षा के लिए है, ठीक है बच्चों। संविधान को किसने लिखा, किसने डिजाइन किया, ऐसे फैक्ट आप डायरेक्ट बुक में से पढ़ सकते हो, उनको याद ही करना होगा, उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। ये क्लास मुख्य परीक्षा के लिए है, मेंस एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है ये। आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था वाले जो देश होते हैं बच्चों, वहां पे ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है डबल सिटीजनशिप का, क्योंकि संघीय व्यवस्था वाले देशों में सरकार के 2 स्तर होते हैं, सरकार के 2 स्तर। संघीय सरकार और राज्य सरकार, या ऐसे बोल सकते हैं केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, ठीक है बच्चों। और ऐसे देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, यानी एक व्यक्ति जो नागरिक है वो किसी राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है, और दोहरी नागरिकता के कारण वो दोहरी नागरिकता के कारण वो दोहरे अधिकारों का उपभोग करता है, ठीक है बच्चों। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, और अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी दोहरी नागरिकता है, ठीक है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय व्यवस्था है, अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, दोनों देशों में दोहरी नागरिकता है, यानी डबल सिटीजनशिप। यानी ऑस्ट्रेलिया का या अमेरिका का प्रत्येक नागरिक किसी राज्य का भी नागरिक होता है, राज्य विशेष जिस राज्य में वो रहता है उसका भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है, और इस नाते वो दोहरे अधिकार का उपभोग करता है, यानी राज्य का नागरिक होने के आधार पर अधिकार और देश का नागरिक होने के आधार पर अधिकार, 2 सेट्स ऑफ राइट्स वो इंजॉय करता है, ठीक है बच्चों। यानी उसको दोहरे अधिकार जो हैं वो उपलब्ध होते हैं। जैसे मान के चलिए कि अमेरिका में फ्लोरिडा प्रांत है, फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट में कोई व्यक्ति रहता है तो वो फ्लोरिडा का भी नागरिक है और वो यूएसए का भी नागरिक है। फ्लोरिडा का नागरिक होने के कारण उसे फ्लोरिडा के संविधान से कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनको वो फ्लोरिडा की टेरिटरी के अंदर इंजॉय करता है, उसको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएसए का नागरिक होने के कारण उसे संघीय सरकार से, संघीय संविधान से अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनको वो पूरे अमेरिका में इंजॉय करता है, पूरे अमेरिका में उसको वो अधिकार मिलते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर हुई। लेकिन भारत में क्या है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में भी संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। कोई व्यक्ति किसी राज्य में रहता है, भारत में भी रहता है, किसी राज्य में भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है भारत में, भारत में एकल नागरिकता, ठीक है बच्चों।
एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, डबल नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? और सिंगल सिटीजनशिप के साथ साथ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म राइट्स। सिंगल सिटीजनशिप और यूनिफॉर्म राइट्स यानी एकल नागरिकता, और भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में वो व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसको एक समान अधिकार मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की अभी अभी पूरे देश में समान अधिकारों की। ठीक है बच्चों, पूरे देश में समान अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिकों को भारत में, ये बात हमने अभी करी। यानी सिंगल सिटीजनशिप होने के कारण एक समान अधिकार मिलते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, यूनिफॉर्म राइट्स। ये कॉन्सेप्ट है भारत में। ठीक है बच्चों, एकल नागरिकता है और प्रत्येक नागरिक को यूनिफॉर्म राइट्स हैं यानी समान अधिकार हैं पूरे देश में। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं बच्चों। अपवाद यानी एक्सेप्शंस, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ अपवाद हैं। एक बार बेसिकली उनको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, पूरे देश में एक समान अधिकार यानी भेदभाव की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और उनमें से एक है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो कानून बनाकर किसी राज्य के संबंध में या किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में ऐसे प्रावधान कर सकती है कि उस राज्य या उस केंद्र शासित प्रदेश के निवासी को ही नौकरियों वगैरह के मामले में कुछ विशेष सुविधाएं मिल सकें। ठीक है बच्चों, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में या किसी यूनियन टेरिटरी में रहता है तो उस व्यक्ति को उस राज्य की नौकरियों में या नौकरियों की एक श्रेणी में कुछ प्राथमिकता मिल सके, इससे संबंधित प्रावधान कर सकती है संसद कानून बनाकर। ठीक है बच्चों, यानी यहां पे यूनिफॉर्म राइट्स का एक अपवाद दिया गया है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है राज्य के स्तर पर, लेकिन ये होगा संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के माध्यम से। ठीक है बच्चों, और इसी प्रावधान के अंतर्गत इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने ये अधिनियम बनाया था 1957 में। 1957 में। ठीक है बच्चों, इसका नाम था सार्वजनिक रोजगार निवास संबंधी पात्रता अधिनियम। यानी निवास संबंधी पात्रता इसमें निर्धारित कर दी गई थी सार्वजनिक रोजगार की एक कैटेगरी के मामले में। ठीक है बच्चों, और ये जो अधिनियम था ये 1974 तक अस्तित्व में रहा। 1974 तक, 1974 तक, और ये 4 राज्यों पर लागू होता था। 4 राज्यों पर लागू होता था। वे 4 राज्य कौन से थे बच्चों? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 4 राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता था जो 1957 से 1974 तक अस्तित्व में रहा। ठीक है बच्चों, और इसमें प्रावधान था कि नॉन गजेटेड जो पोस्ट होती हैं, नॉन गजेटेड जो पोस्ट होती हैं सरकारी नौकरियां इन राज्यों की, वो इन्हीं राज्यों के निवासियों को दी जाती थी। ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। यानी संसद ने एक अधिनियम बनाया भारत के संविधान के आर्टिकल 16 के अंतर्गत
और कुछ राज्यों के संबंध में बनाया, और उसमें उन राज्यों में निवास करने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए। यानी उन राज्यों के निवासियों में और उन राज्यों के बाहर के निवासियों में डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, उस राज्य की सरकारी नौकरियों की एक श्रेणी के संदर्भ में, यानी नॉन गजेटेड पोस्ट के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये प्रावधान है आर्टिकल 16 के अंतर्गत। हालांकि 1974 में ये जो कानून है ये स्क्रैप कर गया है, और अब इसी तरह के प्रावधान जो हैं आर्टिकल 371D के अंतर्गत 2 राज्यों में लागू हैं। आर्टिकल 371D के अंतर्गत 2 राज्यों में लागू हैं। वे 2 राज्य हैं वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है बच्चों, वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आर्टिकल 371D के अंतर्गत। तो ये आपने देखा कि ये अपवाद है इस बात का कि पूरे देश में समान अधिकार उपलब्ध होंगे। इसके अलावा इसी बात का एक और अपवाद है जो आर्टिकल 15 में है। ठीक है बच्चों, बच्चों ये यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए आप, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 या आर्टिकल 15? ठीक है बच्चों, नहीं ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत भी इसी तरह का प्रावधान है। ठीक है बच्चों, देखते हैं उसमें क्या है। उसमें यह है कि किसी भी आधार पर राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन एक आधार पर कर सकता है, और वो है राज्य में निवास के आधार पर, यानी कि रेजिडेंस के आधार पर। ठीक है बच्चों, निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध नहीं किया गया है। ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, लेकिन निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध नहीं किया गया है। क्लियर है बच्चों? और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि राज्य जो हैं हमारे देश के, वो अपने नागरिकों को फेवर देने के लिए कुछ कुछ प्रावधान कर सकते हैं, अगर इस प्रोसेस में वो किसी दूसरे राज्य के निवासी के साथ उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे भेदभाव किया जा सकता है निवास के आधार पर। इसके अलावा अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी इसी तरह का एक अपवाद है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें अधिकार है आबाद संचरण का, मुक्त रूप से आवाजाही का। ठीक है बच्चों, आबाद संचरण और निवास का अधिकार, ये अधिकार हमें प्राप्त है। इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। किसके हितों के लिए? अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए। अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए आबाद संचरण और निवास पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई है आपको? यानी अनुसूचित जो जनजातियां हैं, जिस क्षेत्र में वो रहती हैं, उस क्षेत्र में कोई बाहर का व्यक्ति मुक्त रूप से आ जा सके, मुक्त रूप से वहां पर रह सके, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ताकि जनजातियों की अपनी संस्कृति, उनका अपना रहन सहन, उनका अपना व्यवसाय जो है, उनके अपने जो परंपराएं हैं, उन सभी का संरक्षण वो लोग कर पाए। ठीक है बच्चों, और जनजातियों का शोषण ना हो, इस उद्देश्य से आबाद संचरण व निवास का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उस जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको?
यानी यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था 2019 तक, ये बात आप जानते हो। तो उस समय यहाँ पे भी एक ऐसी स्थिति थी जिससे यूनिफॉर्म राइट्स जो है वो डिस्टर्ब होते थे, मतलब वो एप्लीकेबल नहीं होते थे। आर्टिकल 370 के अंतर्गत आप लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसी आर्टिकल के अंतर्गत वर्ष 1954 में भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के अंतर्गत भारत के संविधान में आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A जोड़ा गया था, ठीक है बच्चों। और आर्टिकल 35A जो है वो जम्मू कश्मीर की विधायिका को यह अधिकार देता था कि वो निर्धारित करे कि जम्मू कश्मीर राज्य का मूल निवासी कौन होगा, यानी कि स्थायी निवासी, परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा। और जो व्यक्ति स्थायी निवासी घोषित किया जाएगा उसे वहां की विधायिका जो है कुछ विशेषाधिकार दे सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य की नौकरियां जो हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य के स्थानीय निवासियों को दी जाएगी, स्थायी निवासियों को, ठीक है। इसके अलावा वहां पे अचल संपत्ति का मालिकाना हक किसके पास हो सकता था? सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों के पास, ठीक है बच्चों। इसके अलावा स्कॉलरशिप जैसी जो वित्तीय सहायता जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से मिला करती थी वो भी स्थानीय या कहें कि स्थायी निवासियों को ही मिलनी थी। तो इस तरह के प्रावधान किए गए थे वर्ष 2019 से पहले, जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो वहां की विधायिका को काफी अधिकार थे, वही डिसाइड करती थी कि जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक कौन हो सकता है, किस आधार पर यह तय किया जाएगा और उसके क्या विशेषाधिकार होंगे। तो ये व्यवस्था वर्ष 2019 से समाप्त कर दी गई। वर्ष 2019 से जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के सभी प्रावधान जो है वो लागू होने लगे, ठीक है बच्चों। ये बात आपको क्लियर हुई? तो ये चार जो हैं अपवाद हैं, ये तो अपवाद पहले था 2019 से पहले, अब नहीं है। ये 3 अपवाद अभी भी हैं इसी बात के कि सिंगल सिटीजनशिप होते हुए भी और यूनिफॉर्म राइट होते हुए भी, यानी पूरे देश में समान अधिकारों की स्थिति होते हुए भी कुछ विशेष परिस्थितियां बन सकती हैं, संसद को अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल में ही लिखा गया है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, निवास के आधार पर कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अपवाद जो है क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में क्या स्थिति है, क्या सोचा गया था भारत की स्थापना करने वाले लोगों द्वारा या कहें कि संविधान निर्माताओं के द्वारा, वो एक बार देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, समान अधिकार यानी यूनिफॉर्म राइट्स, सिंगल सिटीजनशिप यूनिफॉर्म राइट्स की व्यवस्था है, जैसा कि कनाडा में है। कनाडा में भी ऐसी ही व्यवस्था है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी जो व्यवस्था की गई, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य था एकता और भाईचारे की स्थापना करना, ठीक है बच्चों। संस्थापकों यानी भारत की स्थापना करने वाले नेताओं या जनता भी कह सकते हैं, और संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था एकता और भाईचारे की स्थापना करना और इसके माध्यम से एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड भारतीय राष्ट्र यानी इंडियन नेशन की स्थापना का वो उद्देश्य रखते थे, ठीक है बच्चों। कि एकल नागरिकता और समान अधिकार इंप्लीमेंट करे जाएंगे पूरे देश में, ठीक है। राज्य राज्य में जो है अधिकारों का अंतर नहीं होगा क्योंकि नागरिकता एक ही है और सभी जगह समान अधिकार हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए इंप्लीमेंट किया गया था कि उद्देश्य था कि धीरे धीरे एकता और भाईचारे की स्थापना हो जाए और भारत जो है एकीकृत राष्ट्र के रूप में एस्टेब्लिश हो जाए यानी इंटीग्रेटेड नेशन। लेकिन कई सारी समस्याएं समय समय पर देखी गई, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले, वर्ग संघर्ष देखने को मिला,
जातीय झगड़े यानी कि कास्ट के आधार पर जो है झगड़े फसाद देखने को मिले देश को, भाषा के आधार पर अशांति देखने को मिली, विवाद देखने को मिले। तो कुल मिलाकर ये जो वास्तविकताएं हैं समाज की अभी भी, इनको देखकर लगता है कि भारत के संस्थापक और संविधान निर्माता जो हैं वो अपने लक्ष्य से अभी जो है थोड़ा सा दूर हैं। यानी भारत जो है अभी इंटीग्रेटेड नेशन के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है उस तरह से जैसा भारत के संस्थापकों या संविधान निर्माताओं ने सोचा था। ठीक है बच्चों, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करती हैं, नेशन मेकिंग को, आपस में मिलजुल कर रहने को डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है बच्चों, इससे एकीकृत राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। हो सकता है कुछ समय ऐसा भी आए कि वो रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ती हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात है। एकल नागरिकता अपने आप में एक सिर्फ फैक्चुअल बात नहीं है। एकल नागरिकता के पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि सभी नागरिकों के अधिकार समान होंगे, तो वे आपस में बराबरी के साथ मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है बच्चों, संविधान में नागरिकता देख लेते हैं। अब संविधान में नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान है, किस भाग में दिए गए हैं, ये एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, नागरिकता जो है भाग 2 में दी गई है, यानी पार्ट 2। ठीक है बच्चों, और उसमें अनुच्छेद जो हैं वो 5 से 11 हैं, यानी कि 6 अनुच्छेद हैं। भाग 2 में, भारत के संविधान के भाग 2 में जिसमें नागरिकता दी गई है, उसमें 6 अनुच्छेद हैं टोटल, और 6 अनुच्छेद जो हैं वो हैं 5 से 11 तक। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको? 5 से 11। नागरिकता का ये जो पार्ट है भारत के संविधान में, भाग है, इसमें नागरिकता के बारे में बात करी गई है, लेकिन कोई स्थायी और विस्तृत प्रावधान नहीं दिए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं भाग 2 में, लेकिन कोई बहुत ज्यादा विस्तृत यानी इलेबोरेट प्रोविजंस नहीं है, प्लस स्थायी प्रोविजन भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका महत्व हम समझेंगे क्या है। तो फिर दिया क्या गया है? दिया गया है ये, संविधान के प्रारंभ यानी जब संविधान शुरू हुआ उस समय नागरिकता की पात्रता क्या है, केवल ये दिया गया है, बाद की बात नहीं की गई है। भारत का संविधान जो है वो शुरू कब हुआ, उसका कमेंसमेंट कब हुआ, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों, तो संविधान जब प्रारंभ हुआ, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, संविधान प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा? 26 जनवरी 1950 से किसको भारत के नागरिक का दर्जा मिलेगा, सिर्फ ये चीज डिटेल में बताई गई है संविधान में, उसके बाद की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है बच्चों, यानी अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें, अगर किसी को 1960 में भारत की नागरिकता चाहिए तो इस संबंध में कोई भी प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। ठीक है बच्चों, एक इनडायरेक्ट बात की गई है जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो इससे यही बात निकल के आती है कि संविधान में नागरिकता पर कोई स्थायी और विस्तृत प्रावधान जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। ठीक है, केवल दिया गया है ये कि संविधान जब प्रारंभ हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय नागरिकता का पात्र कौन है, कैसे कोई नागरिक बनेगा 26 जनवरी 1950 को भारत का। ठीक है बच्चों, इसके बाद नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी और समाप्ति कैसे होगी, इस संबंध में संविधान में प्रावधान नहीं है। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी और उसकी समाप्ति कैसे होगी, इस संबंध में कोई भी प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेदों में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको?
लेकिन इसकी पूर्ति करी गई है एक बात कहकर यहाँ पर, वो भी महत्वपूर्ण है, वो देख लेते हैं। संविधान के एक अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में अन्य मामलों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, यहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। संविधान ने जो डिटेल दी उसके बाद की डिटेल कहां से आएगी, वो जानकारी यहां पर दी गई है। नागरिकता के संबंध में और अन्य मामलों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता संबंधी नियम विनियम बनाए और नागरिकता को रेगुलेट करे, विनियमित करे। ठीक है बच्चों, और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत की संसद ने ये अधिनियम बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये वाला अधिनियम बनाया गया है और इसमें कई बार बाद में समय समय पर संशोधन किए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब नागरिकता संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं, या जो आर्टिकल्स दिए गए हैं 6 आर्टिकल, उनको देख लेते हैं, उनमें क्या क्या है, क्या उनमें अंतर है। नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अधिकार की पात्रता। संविधान जब प्रारंभ होगा, संविधान के प्रारंभ पर, प्रारंभ मतलब कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेट क्या है? वो है 26 जनवरी 1950। क्लियर है बच्चों? तो आर्टिकल 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अधिकारों की पात्रता क्या है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? यानी जिस डेट से भारत का संविधान कोमेंस हो रहा है, यानी उसका कोमेंसमेंट हो रहा है, यानी उसकी शुरुआत हो रही है, वो प्रारंभ हो रहा है, यानी 26 जनवरी 1950, उस तिथि को संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अधिकार की पात्रता क्या है, ये दिया गया है आर्टिकल 5 में। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 5 में। उसके बाद आर्टिकल 6 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता अधिकार, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, आए हैं उस समय। ठीक है बच्चों, यानी भारत के मूल निवासियों की बात यहां हो रही है, भारत में जो स्थायी रूप से निवास कर रहे थे उस समय, तो उनको किन आधारों पर दी जाएगी नागरिकता? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये आर्टिकल 6 में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? उसके बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके नागरिकता अधिकारों का क्या होगा? जो लोग पाकिस्तान चले गए माइग्रेट होके, उनके नागरिकता अधिकारों का क्या होगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान चले जाने वाले लोगों के नागरिकता अधिकार, नागरिकता अधिकार। ठीक है बच्चों, इनकी नागरिकता निश्चित रूप से समाप्त हो जानी थी, तो वही बात इस आर्टिकल में है। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान चले जाने वाले लोगों की तो नागरिकता भारत में समाप्त हो जानी थी। उसके बाद ऐसे लोगों की बात की गई है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी दूसरे देश में रहते हैं, यानी भारत की भूमि पर नहीं रहते हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब जब भारत का संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को,
तो ऐसे लोग भी भारत की नागरिकता चाहेंगे, स्वतंत्र भारत की नागरिकता, गणतांत्रिक भारत की नागरिकता। तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो सब डिटेल जो है अनुच्छेद 8 में दी गई है। यानी ये 4 तरह से लोगों को बांटा गया है, 4 कैटेगरी में। और उन चारों कैटेगरी में जो लोग हैं उन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये सब डिटेल यहाँ पे दी गई है। उनके नागरिकता अधिकारों के संबंध में यहाँ पे डिटेल है। ठीक है बच्चों। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर निवास करने वाले भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता अधिकार कैसे सुनिश्चित होगा, किन शर्तों पर दिया जाएगा, ये सभी जो डिटेल है ये आर्टिकल 8 में है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हुई आपको। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अधिकारों की पात्रता क्या होगी, ऐसे लोगों के बारे में जो भारत के मूल निवासी हैं, यानी स्थायी रूप से उस समय भारत में रह रहे हैं। फिर उन लोगों की बात की गई जो पाकिस्तान से भारत आकर भारत में बसे हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, ये बात अनुच्छेद 6 में है। उसके बाद भारत से प्रवास करके जो स्थायी रूप से पाकिस्तान चले गए, उनके नागरिक अधिकारों का क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये डिटेल दी गई है अनुच्छेद 7 में। भारत के बाहर निवास करने वाले यानी किसी दूसरे देश में रहने वाले ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, उनको नागरिकता कैसे कैसे किन किन आधारों पर दी जाएगी, ये बात अनुच्छेद 8 में है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जितनी भी डिटेल है ये पूरी की पूरी 26 जनवरी 1950 से संबंधित है, यानी संविधान के प्रारंभ की तिथि से संबंधित है। उसी समय नागरिकता अधिकार देने की बात कर रही है, आगे की बात नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टोटल जो है 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 9, देख लेते हैं आर्टिकल 9 नागरिकता से संबंधित। आर्टिकल 9 ये क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है उनके लिए। ठीक है बच्चों, स्वैच्छिक रूप से वॉलंटेरिली, स्वैच्छिक रूप से वॉलंटेरिली विदेशी नागरिकता यानी फॉरेन सिटीजनशिप प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक जो है वो नहीं रहता। ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको। स्वैच्छिक रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। इसके बाद आर्टिकल 10 क्या कहता है ये देख लेते हैं। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों में निरंतरता, नागरिकता के अधिकारों में निरंतरता है। जिसको एक बार नागरिकता मिल जाएगी उसके नागरिकता संबंधी अधिकारों में आमतौर पर निरंतरता रहेगी, वो नागरिक रहेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत और भारत की संसद के द्वारा नागरिकता को विनियमित करने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ये बात सुनिश्चित करी जाएगी। ठीक है बच्चों, नागरिकता के अधिकारों में निरंतरता रहेगी। लेकिन संसद जो अधिनियम बनाएगी उसमें कुछ प्रावधान कर सकती है जिससे ये निरंतरता जो है डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए ये जो निरंतरता है ये संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत देखी जाएगी, प्लस जो है संसद के द्वारा नागरिकता को विनियमित करने के लिए बनाई गई विधि के प्रावधानों के अंतर्गत भी देखी जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों। उसके बाद ये भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को विधि बनाकर, ये एक महत्वपूर्ण बात है, संसद को विधि बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमन करने का अधिकार होगा। यानी
संविधान में तो बेसिक सी डिटेल दे दी गई उन लोगों के नागरिकता अधिकारों के संबंध में जो लोग 26 जनवरी 1950 को नागरिकता चाहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे वो टर्मिनेट होगी, कैसे समाप्त होगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, उस सब के लिए आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाए, चाहे तो फिर बाद में उसमें कितने भी अमेंडमेंट करे, और उसके अंतर्गत नागरिकता के अधिकार को विनियमित करे, रेगुलेट करे। ठीक है बच्चों, यानी शक्ति आ गई संसद के हाथ में, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, और उसके बाद समय समय पर उसमें संशोधन होते रहे। जैसे 1985 में संशोधन किया गया, 2019 में संशोधन किया गया, इस बीच में भी संशोधन हुए हैं। 2019 वाला तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, CAA बोलते हैं, चुनावों में अक्सर चर्चा में आ जाता है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके बारे में बच्चों आप क्या जानते हो, मुझे बताओ कमेंट करके। CAA 2019 के बारे में आप क्या जानते हो? CAA 2019 के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, आप बताइए। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये बात तो क्लियर है आर्टिकल 11 से। आकाश जी, नीलू, सुवानी, अनुगौतम, शिखा जी, राखी दीक्षित, CAA 2019 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बताइए। चलिए मैं ही बताऊंगा, एक दो स्लाइड के बाद डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान किए गए थे उनको एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे ये टेक्निकल सा मैटर है, फैक्चुअल सी जानकारी है, इसको आप बुक में से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है बच्चों, मूल निवासियों के लिए क्या प्रावधान है? जो लोग उस समय भारत के मूल निवासी थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में रहते थे। मूल निवासी होने का मतलब है स्थायी निवासी, यानी डोमिसाइल जिनके पास था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी स्थायी निवासी जो उस समय थे, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? उसके लिए 3 में से एक शर्त उनको पूरी करनी होगी। एक तो वे मूल निवासी हों, इसके अलावा या तो ये बात, या तो ये बात, या तो ये बात, इन तीनों में से एक शर्त पूरी करते हो। मूल निवासी हो यानी कि स्थायी निवासी हो और भारत में ही उनका जन्म हुआ हो, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों। या फिर मूल निवासी हो और उनके माता पिता या उनमें से किसी का जन्म जो है भारत में हुआ हो, ठीक है बच्चों, तो नागरिकता दे दी जाएगी। मूल निवासी हो और 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हो तो नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये प्रावधान हुए। इसके साथ ये शर्त ऐड हो जाए या इसके साथ ये शर्त ऐड हो जाए या इसके साथ ये शर्त ऐड हो जाए तो नागरिकता मिल जाएगी, दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों। जो लोग पाकिस्तान से आए उनके बारे में क्या प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया है और उसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो,
या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, ये दोनों शर्तें पूरी अगर हो रही हैं तो फिर नीचे ये जो शर्तें दी गई हैं इनमें से कोई एक शर्त अगर वो पूरी करता है तो काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे या दिया गया है या, तो ये क्लियर है आपको, इसमें कुछ समझाने जैसी कोई बात नहीं है, ये तो पढ़ना ही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान चले गए लेकिन लौटकर फिर वापस आ गए भारत में रहने के लिए, यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए लेकिन पुनर्वास के लिए भारत लौट आए, ठीक है बच्चों, भारत लौट आने के बाद कम से कम 6 महीने उन्हें यहाँ रहना होगा, उसके बाद वो पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। क्लियर है बच्चों, इतनी तारीख के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस लौट आए, वापस लौटने के बाद कम से कम 6 महीने उनको रहना है और उसके बाद जो है वो पंजीकृत होने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों आपको? ये जो प्रावधान है ये उन लोगों के बारे में है जो किसी दूसरे देश में रहते हैं। ठीक है, क्या प्रावधान है? अगर किसी व्यक्ति का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, और वो व्यक्ति भारत से बाहर रहता हो, भारत के बाहर रहता हो, ठीक है बच्चों, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा? उस व्यक्ति को उस देश में, जिस देश में वो रहता है, वहां पे जो भारत का कूटनीतिक प्रतिनिधि है यानी कॉन्सुलेट है, या कि डिप्लोमेटिक एम्बेसडर है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है या कॉन्सुलेट रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास जाना होगा और नागरिक के रूप में पंजीकरण अपना कराना होगा। ठीक है बच्चों, नागरिक के रूप में अपना पंजीकरण कराना होगा। तो यहाँ पे एक तो बात ये हो गई कि वो भारत से बाहर रहता हो, दूसरा ये है कि उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, और उसके बाद ये है कि उसको एक प्रोसेस करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, उसे उस देश में भारत के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके नागरिक के रूप में पंजीकृत होना होगा, उसके बाद वो नागरिक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है, लीगल डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस इसको याद रख लेना जितना आप याद रख पाओ। वैसे नागरिकता का जो चैप्टर है ये मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट जितने दूसरे चैप्टर हैं। ठीक है बच्चों, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की, नागरिकता अधिनियम 1955 की। ठीक है बच्चों, नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें डिटेल दी गई है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कभी 1955 में, 1956 में, 1960, 1970 में अगर कोई नागरिकता लेना चाहे तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और नागरिकता जा भी सकती है यानी नागरिकता का लॉस भी हो सकता है, तो नागरिकता लॉस्ट होने के क्या क्या तरीके हैं, नागरिकता की समाप्ति के क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ये 2 बातें इसमें दी गई हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको एक बार हम रफली देख लेते हैं। एक तो इसमें यह बताया गया कि नागरिकता का अर्जन कैसे हो सकता है, नागरिकता को एक्वायर कैसे किया जा सकता है, कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे ले सकता है, एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इसमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। दूसरा इसमें यह बताया है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, हालांकि निरंतरता बनाए रखनी है ये एक बेसिक बात है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता चली जाए, व्यक्ति खुद भी नागरिकता को त्याग कर सकता है,
व्यक्ति कोई ऐसी गतिविधि करता हुआ पाया जा सकता है कि सरकार उसकी नागरिकता छीन ले। ठीक है बच्चों, लेकिन आमतौर पर नॉर्मल कंडीशन में नागरिकता की निरंतरता बनी रहती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान है क्या क्या? नागरिकता की समाप्ति की जानकारी दी गई है कि किन आधारों पर नागरिकता जो है उसका लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो सकता है। ठीक है बच्चों, वर्तमान में नागरिकता का अर्जन जो है वो 7 तरीके से हो सकता है। 7 मेथड हैं, 7 प्रोसेस हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जब ये अधिनियम बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955, उस समय सिर्फ 5 ही तरीके थे। उस समय जो है सिर्फ 5 ही तरीके थे 1955 में। ठीक है बच्चों, 1955 में 5 तरीके थे। छठा तरीका जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 1985 में। और 7वां तरीका जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 2019 में। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम में कई संशोधन होने के बाद, और विशेष रूप से 1985 और 2019 में इस अधिनियम में संशोधन होने के बाद की वर्तमान स्थिति ये है कि नागरिकता के अर्जन यानी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के 7 तरीके हैं। ठीक है बच्चों, अब 1 बाय 1 हम इनको एक बार कोट कर लेते हैं। पहला है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका है जन्म तो नहीं हुआ है, जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन वंश के आधार पर, यानी पूर्वजों का जन्म भारत में हुआ है, माता पिता का या दादा दादी का, इस तरह से इस संबंधी प्रावधान है। यानी कोई व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जन्म अगर नहीं हुआ है तो अपने वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण में कुछ कैटेगरी बताई गई है लोगों की जो इस प्रोसेस से नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जब वो नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की ओर से उनको सर्टिफिकेट मिलता है, पंजीकरण सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो है वो नागरिक बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है यहाँ पे इस प्रोसेस से, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, और ये केंद्र सरकार देती है। इसके बाद 4th प्रोसेस है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से, यानी एक प्रक्रिया दी गई है, कुछ एलिजिबिलिटीज दी गई हैं, उन एलिजिबिलिटीज को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है बच्चों, और अगर वो एलिजिबिलिटी पूरी करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन देती है, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन देती है। यानी कि पंजीकरण द्वारा अगर आप जाओगे तो केंद्र सरकार आपको देगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण प्रमाण पत्र। प्राकृतिक तरीके से अगर आप जाओगे या कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको केंद्र सरकार देगी सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन यानी कि नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये 2 प्रोसेस हैं नागरिकता प्राप्त करने के, दोनों के अपने अपने प्रावधान हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं। तो आप सिर्फ ये समझिए कि ये 2 प्रोसेस हैं जो कानून में लिखे हुए हैं और इन दोनों प्रोसेस से नागरिकता प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, 5वां जो तरीका है वो है क्षेत्र की समाविष्टि के द्वारा, यानी कोई नया क्षेत्र जो है भारत राज्य क्षेत्र में शामिल हो तो उसके बाद भारत सरकार डिसाइड करती है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनमें से किसे और किस आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे जब
फ्रांस से भारत को पोंडिचेरी, उस समय बोलते थे, पोंडिचेरी का एरिया मिला, तो केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें ये डिटेल दी गई थी कि उस समय पोंडिचेरी में रहने वाले लोग किस किस आधार पर भारत के नागरिक बनेंगे, और अगर कोई नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी जब कोई क्षेत्र समाविष्ट किया जाता है भारत के राज्य क्षेत्र में, इंडिया की टेरिटरी में, तो उस टेरिटरी के संबंध में नागरिकता अधिकारों को डिफाइन करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो डॉक्यूमेंट जारी करती है। क्लियर है बच्चों। तो ये 5 जो तरीके दिए गए थे नागरिकता प्राप्त करने के, ये तो 1955 में ही इस अधिनियम में मौजूद थे। लेकिन उसके बाद कुछ नई परिस्थितियां बनी 1985 में, जो है कुछ और प्रावधान जोड़े गए इसमें, जैसे असम समझौते से संबंधित लोगों के नागरिकता अधिकार। असम समझौते, असम अकॉर्ड, असम समझौते से संबंधित लोगों के नागरिकता अधिकार। यहाँ पे कुछ मामला ऐसा था कि भारतीय मूल के कुछ लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आकर आसाम में बस गए थे, काफ़ी लोग। तो ये मुद्दा हुआ था कि भाई इनका क्या किया जाए, इनको नागरिकता दे दी जाए। तो उनको नागरिकता देने संबंधी प्रश्न पर एक असम अकॉर्ड हस्ताक्षरित किया गया था, और असम अकॉर्ड्स के प्रावधानों के अंतर्गत जो लोग आते थे, जो भारत के मूल निवासी थे, मतलब भारतीय मूल के लोग थे, लेकिन वो बांग्लादेश से आके आसाम में बसे थे, तो उनको कुछ शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता देने संबंधी प्रावधान किए गए थे। और वही प्रावधान 1985 में नागरिकता अधिनियम 1955 में जोड़ दिए गए थे संशोधन के माध्यम से। तो एक ये प्रोसेस हो गया नागरिकता प्राप्त करने का। उसके बाद 2019 में CAA 2019 लाया गया। ठीक है बच्चों। शिवम गंगवार जी, सर क्या अन्य देशों में भी नागरिकता वही की लड़की से शादी कर लेता है तो क्या नागरिकता प्राप्त होकर लेता है? देखिए, नागरिकता संबंधी हम भारत के प्रावधान देख रहे हैं, कितने डिटेल ये प्रावधान हैं, और अगर हम डिटेल में जाएं तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कितना बड़ा अधिनियम है, उसमें कितने प्रोविजन हैं। इसके अलावा आप जानते हो कि NRI क्या होते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है ना, ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स क्या होते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो काफी डिटेल में प्रावधान है। कहने की बात यह है कि जो आपका प्रश्न है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ठीक है, अमेरिका में नागरिकता के प्रावधान अलग हैं, ब्रिटेन में नागरिकता के प्रावधान अलग हैं, जर्मनी में अलग हैं, फ्रांस में अलग हैं, भारत में अलग हैं। आपका प्रश्न जो है वो एक जनरल नेचर का है, तो इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। सभी देशों में अलग अलग प्रावधान है। शादी करके नागरिकता कहाँ मिलती है, किन शर्तों पर मिलती है, क्या क्या उसमें कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। इसका उत्तर इस कक्षा के क्षेत्र से बाहर की बात है। ठीक है बच्चों, आप मुझे CAA 2019 के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं? इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों से संबंधित प्रावधान हैं। यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले कुछ धर्म विशेषों से संबंधित लोग जो वहां से यहाँ आ गए एक तिथि विशेष से पहले, उनको नागरिकता दी जाए, कैसे दी जाए, किन आधारों पर दी जाए, वो सभी प्रावधान हैं CAA 2019 में। ठीक है बच्चों, तो ये भी जोड़ दिए गए संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो अब वस्तु स्थिति ये है कि नागरिकता के अर्जन के 7 तरीके यानी 7 मेथड्स मौजूद हैं, और ये 7 तरीके 7 मेथड्स जो हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इनकी डिटेल जो है वो आप बुक में से देख सकते हो, और ज़्यादा डिटेल देखनी हो तो आपको इस अधिनियम का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके दिए गए हैं, 3 मेथड्स दिए गए हैं। इनको देख लेते हैं एक बार। एक तो हो गया स्वैच्छिक रूप से त्याग, स्वैच्छिक रूप से त्याग।
यानी अगर कोई भारत का नागरिक भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है तो वो एक घोषणा कर सकता है और उसके माध्यम से कह सकता है कि मैं भारत की नागरिकता त्यागता हूँ। और जिस तिथि को उसकी ये घोषणा सरकारी तौर पर पंजीकृत हो जाएगी उस दिन से उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये तरीका हो गया नागरिकता को त्यागने का, स्वैच्छिक त्याग, रिनुंसिएशन। ठीक है बच्चों। इसमें क्या है कि अगर उस व्यक्ति के कुछ बच्चे हैं, यानी कि कुछ बच्चे हैं, मान के चलिए एक 18 साल से ऊपर का बच्चा है और एक जो है 18 साल से छोटी बच्ची है, तो जब वो स्वैच्छिक रूप से नागरिकता अपनी त्याग देगा तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि 18 वर्ष से उसका जो बड़ा बच्चा है उसकी नागरिकता भी चली जाएगी। नहीं, वो 18 वर्ष का है, मैच्योर है, तो वो अपनी नागरिकता के बारे में निर्णय खुद लेगा। लेकिन इस व्यक्ति के जो माइनर बच्चे हैं, जो 18 साल के अभी नहीं हुए हैं, उनकी नागरिकता इस व्यक्ति की नागरिकता के साथ ही चली जाएगी। लेकिन जब वे बच्चे 18 साल की आयु के हो जाएंगे तो उनको 1 वर्ष का समय मिलेगा वापस से भारत की नागरिकता शुरू करने के लिए। तो ये बात क्लियर है बच्चों। यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि कोई 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक ही अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको। दूसरा तरीका है बर्खास्तगी के द्वारा, यानी टर्मिनेशन, टर्मिनेट हो गई। बर्खास्तगी कैसे होती है? अगर कोई व्यक्ति यानी भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी के प्रभाव के किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आपको। नागरिक स्वैच्छिक रूप से त्याग कर सकता है 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक। क्लियर है बच्चों। बर्खास्तगी के द्वारा समाप्त हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, अगर कोई नागरिक बिना किसी दबाव, तनाव, समस्या के स्वैच्छिक रूप से, पूर्ण रूप से स्वस्थ मानसिकता के साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों। सौरभ तिवारी जी, क्लास अभी और चलेगी 10 मिनट मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका जो है वो है वंचित करने के द्वारा, यानी सरकार भी वंचित कर सकती है किसी को नागरिकता से कई आधारों पर। जैसे एक आधार ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड करके, यानी धोखाधड़ी करके, अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके नागरिकता ली है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। दूसरा यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाता है, यानी कुछ ऐसा करता है जिससे लगता है कि वो निष्ठा के विपरीत व्यवहार कर रहा है भारत के संविधान के प्रति, तो उसकी नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो, निरंतर जो है भारत से बाहर रह रहा हो 7 वर्षों से, तो उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा और भी कुछ आधार हैं, जैसे कि अगर भारत का किसी के साथ युद्ध चल रहा है, किसी देश के साथ, तो युद्ध के समय अगर कोई शत्रु देश के साथ कोई वार्तालाप करता है, कोई संपर्क रखता है, कोई सीक्रेट डिस्क्लोज करता है व्यक्ति, भारत का नागरिक, तो उसकी नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो ये बात क्लियर हुई आपको। 3 आधारों पर, तीन आधारों पर नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। क्लियर है बच्चों। अब एक स्लाइड और बची है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी सी करंट से जुड़ी हुई भी है, इसके बारे में आप भी मुझे बताइए कुछ जानकारी। और यहां हम बात कर रहे हैं CAA 2019 के बारे में। CAA 2019
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, CAA 2019। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ बच्चे आपको मिलेगा रोजगार विद अंकित मोबाइल ऐप पर जाकर, जरूर मिलेगा, जरूर लीजिए, बहुत लाभकारी है। ठीक है बच्चों, इस एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है? नागरिकता अधिकार देने का प्रावधान है। नागरिकता दी जाएगी, किसको दी जाएगी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आने वाले लोगों से संबंधित है ये। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आने वाले लोगों के नागरिकता अधिकारों के बारे में है ये आर्टिकल। और इन तीनों देशों से कौन लोग? जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, यानी 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले लोग, उनकी नागरिकता संबंधी इसमें प्रावधान है। क्लियर है बच्चों? अब बात यह है कि इन देशों के कौन नागरिक या इन देशों से आने वाले कौन लोग समुदाय के आधार पर निर्धारित किया गया है, कम्युनिटी के आधार पर लोगों को क्लासिफाई किया गया है। अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और उनके पास पेपर नहीं है, कागज नहीं है, नागरिकता संबंधी कोई पेपर नहीं है, और वे हिंदू धर्म से संबंधित हैं, सिख धर्म से संबंधित हैं, ईसाई धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध हैं या जैन हैं या पारसी हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इन 6 धार्मिक समुदायों से संबंधित हैं, यानी कि मुस्लिम इनमें नहीं है, नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इनमें मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम्स हैं, ये सब नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है। तो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो और पारसी हो। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत में आया हो, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुका हो और उस पर अपनी नागरिकता से संबंधी कागज पत्तर ना हो। ठीक है बच्चों, कागज ना हो, तो उनको नागरिकता कैसे कैसे दी जाएगी, क्या मिनिमम कंडीशंस हैं, वो सभी इस अधिनियम में लिखा गया है, यानी CAA 2019 में लिखा गया है। क्लियर है बच्चों? ये अधिनियम 2019 में लाया गया था, 2019 में ही इसको लोकसभा ने पारित किया, 2019 में ही इसको राज्यसभा ने पारित किया, 2019 में ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। ठीक है बच्चों, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? ये प्रभावी हुआ 10 जनवरी 2020 को, 10 जनवरी 2020 को, यानी इफेक्टिव हुआ ये इफेक्टिव हुआ ये 10 जनवरी 2020 को, यानी उस दिन ये नोटिफाई हुआ। ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। लागू क्यों नहीं हुआ? कि इसके अंतर्गत जो है, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो नहीं बनाए गए काफी लंबे समय तक, विनियम नहीं बनाए गए, रेगुलेशंस नहीं बनाए गए, यानी प्रत्यायोजित विधान तैयार नहीं किया गया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तैयार नहीं किया गया, इसलिए ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये जो नियम बनाए गए, ये नियम अधिसूचित किए गए इसी वर्ष, यानी 11 मार्च 2024 को, यानी 4 सालों के गैप के बाद। आप ये बात देख रहे हैं कि ये अधिनियम इफेक्टिव हो गया था 10 जनवरी 2020 को, 10 जनवरी 2020 को, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि इसके अंडर जो विनियम बनने थे, रेगुलेशंस बनने थे, वो नहीं बने 4 सालों तक, और 11 मार्च 2024 को वे नियम जो है अधिसूचित किए गए, यानी प्रत्यायोजित विधान तैयार किया गया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तैयार किया गया, और उसके बाद जब ये रूल रेगुलेशन वगैरह बन गए तब जाके ये इंप्लीमेंट होना एक्चुअल में शुरू हुआ। और इसके अंतर्गत पहली बार जो नागरिकता दी गई वो
दी गई 15 मई 2024 को, 15 मई 2024 को, यानी कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान ही। ठीक है बच्चों, 15 मई 2024 को दिल्ली में केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी ने जो है कुछ लोगों को CAA 2019 के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित कागज सौंपे, और ये हुआ 15 मई 2024 को। तो फाइनली जो है CAA के अंडर नागरिकता देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, और 15 मई 2024 के बाद जो है कई राज्यों में निवास कर रहे ऐसे लोगों को, जो यहाँ पे जिनकी चर्चा है, उनको नागरिकता अब दी जा रही है टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है बच्चों, तो फाइनली जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है अप्लाई हो रहा है अब। तो नागरिकता संबंधी ये डिटेल बच्चों हमने ले ली। आज की क्लास आपको कैसी लगी? थोड़ी सी फैक्चुअल, थोड़ी सी टेक्निकल और थोड़ी सी लीगल टाइप की क्लास थी आज। क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए सर बच्चों। इसके अलावा आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं क्या? आप मेरी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल जो मैं कराता हूँ 5 बजे रोज शाम को 5 बजे RWS सिविल सर्विसेज चैनल पर ही, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी एडिटोरियल पीस ऐसा आता है जो आपके लिए यूज़फुल होता है, उसका मैं एनालिसिस करता हूँ। क्या वो क्लास आप ले रहे हैं? क्योंकि उसमें भी पॉलिटी से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित कई सारे मुद्दे जो हैं वो डिस्कस होते हैं। जैसे आज ही डिस्कस हुआ था, वहाँ पे राज्यों की तरफ से जो मांग की जा रही है विशेष दर्जे की, उसके बारे में चर्चा हुई, काफ़ी डिटेल में हमने उसको समझा। ठीक है बच्चों, उससे पहले एक दिन संपत्ति के अधिकार को डिटेल में समझा गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो उम्मीद है कि वो क्लास आप अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि कई सारे आपके जो नॉलेज के गैप हैं पॉलिटी को लेकर, वो वहाँ से फिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 5 बजे वाली क्लास के लिए भी मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप वो क्लास शेयर कीजिए, वो काफ़ी यूज़फुल क्लास है आपके लिए। ठीक है बच्चों, अगर आप रेगुलर नहीं ले पाते या लाइव नहीं ले पाते तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए। ठीक है बच्चों, वो तो एक ही बात है, रिकॉर्डेड क्लास देखनी हो तो उसी को देखिए, और जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, अपनी नॉलेज के गैप जो है वो भरते हुए चलिए। ठीक है बच्चों, शिखा वर्मा जी, रेनू, अंकित पाल, शिफा नाज, रोशनी जी, गुड नाइट आप सभी को। थैंक यू क्लास में बने रहने के लिए। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, कल मिलते हैं। और कल मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट। वहाँ से हमारा रियल चैलेंज जो है शुरू होगा। काफ़ी फंडामेंटल राइट का चैप्टर जो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है, और मुख्य परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, उसे पढ़ने में रुचि भी हमें, इंटरेस्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। तो आप प्रिपेयर होके आइए, कल हम मौलिक अधिकार चैप्टर को शुरू करेंगे, जो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, एक क्लास में फिनिश नहीं होगा, कई क्लासेस उसमें लगेंगी, लेकिन हमारा मकसद होगा बिल्कुल थोरोली, आराम से, बहुत ही तरीके से समझते हुए हम उसको चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल क्लास में मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार बच्चों।